नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रूजवर्स चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोमांचक और अद्भुत ऑडियो बुक कहानियां। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं इश्क का दूसरा मोड, एक शानदार कहानी जो आपको पूरी तरह से बांध कर रखेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथ ही रूजवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई कहानियों की पहली नोटिफिकेशन मिले और हम आपके लिए और भी शानदार एपिसोड लाते रहें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 21। समझ गया, लेकिन मुझे इस पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। कृपया अब चले जाओ। समीरा की उदासीनता को देखते हुए ऋषि ने भौहें सिकोड़ लीं। समीरा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें समय दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे दूर धकेलना बंद कर सकती हो? उसकी जिद से परेशान होकर समीरा ने उसकी आंखों में देखा। तुम कहते हो कि तुम मुझे समय दोगे, लेकिन क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? जिस दिन मैंने तुम्हारी बेवफाई के बारे में जाना, तुमने मुझ पर जोर डालने की कोशिश की और आज तुमने फिर से ऐसा किया। शुरुआत से मैंने तुमसे कोई असली पछतावा नहीं देखा। तुम बस चीजों को जल्दी से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकती, कम से कम अभी नहीं। क्या तुम समझते हो? समीरा की आंखों में लालिमा देखकर ऋषि को गिल्ट और पछतावे का एक झटका लगा। उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने पीछे हटकर उसके स्पर्श से बचा लिया, जिससे उसका हाथ हवा में अटक गया। ऋषि, इन सभी वर्षों की शादी में मैंने तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया। हम 8 साल से एक साथ हैं, न कि 8 महीने या 8 दिन। तुमने मुझे धोखा दिया और उम्मीद करते हो कि मैं इसे जल्दी स्वीकार कर लूं। क्या तुम सोचते हो कि यह संभव है? जब तक मेरे लिए तुम्हारे प्रति भावनाएं नकली नहीं थीं, कोई सामान्य व्यक्ति इतनी जल्दी समायोजित नहीं हो सकता। मैं इतनी जल्दी तुम्हारी बेवफाई को शांति से स्वीकार नहीं कर सकती। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया मुझे धकेलना बंद करो। शुरुआत में समीरा चाहती थी कि ऋषि चला जाए, लेकिन जैसे जैसे वह बोलती गई, वह खुद को रोक नहीं पाई। ऋषि की बेवफाई के बारे में जानने के बाद से वह उसे सोचने से बचने की कोशिश कर रही थी। वह खुद को इतना व्यस्त रखती थी कि बिस्तर पर गिरते ही सो जाती थी, यह उम्मीद करते हुए कि समय धोखे के दर्द को कम कर देगा। हालांकि ऋषि का लगातार दबाव उसे ठीक होने का कोई समय नहीं दे रहा था। ऋषि का दिल उसके आंसुओं से भरे आंखों को देखकर दुखी हो गया। समीरा, मुझे खेद है। जब से समीरा ने तलाक का जिक्र किया था, उसने कई बार माफी मांगी थी, लेकिन यह पहली बार था जब यह सच्ची लग रही थी। समीरा ने अपने आंसू पोंछे, धीरे धीरे अपनी स्थिति को फिर से प्राप्त करते हुए। बस जाओ, मैं तुम्हें अभी नहीं देखना चाहती। ऋषि ने अपने होंठों को एक साथ दबाया, रहना चाहता था लेकिन जानता था कि वह सहमत नहीं होगी। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। तुम अकेले बाहर रह रही हो, इसलिए ध्यान रखना। अगर कुछ हो तो मुझे कॉल करना। समीरा ने जवाब नहीं दिया, उसका चेहरा ठंडा था। जब वह जाने लगा तो उसने सोफे पर लटकी एक काली सूट जैकेट की झलक देखी। उसने रुककर पहचाना कि यह देव की जैकेट है, जो उसकी पिछली मुलाकात के दौरान पहनी थी। देव, जो कभी दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते थे, न केवल समीरा को आज विला छोड़ने में मदद की, बल्कि उसे अपनी जैकेट भी दी। जब वे आखिरी बार परिवार के घर गए थे, ऋषि ने समीरा की ओर देव की सूक्ष्म नजरों को देखा था। इसके बावजूद देव उसके चाचा थे और उनका महिलाओं में कोई रुचि नहीं थी। यह एक संयोग होना चाहिए। इस पर ज्यादा विचार न करते हुए ऋषि जल्दी से चला गया। नीचे उसे अपने अधीनस्थ से एक कॉल मिला। श्री ऋषि, डॉक्टर ने एम्स नेत्रा का गर्भपात करने से मना कर दिया है। उसकी गर्भाशय की परत बहुत पतली है और गंभीर रक्तस्राव का उच्च जोखिम है। ऋषि का चेहरा तुरंत गहरा हो गया। कोई और डॉक्टर ढूंढो, कोई न कोई ऐसा होना चाहिए जो इसे करने के लिए तैयार हो। उसने अचानक फोन काट दिया। अधीनस्थ परिणामों से डरते हुए निम्मी को कॉल करने में हिचकिचा रहा। स्थिति सुनने के बाद निम्मी ने लंबे समय तक सोचने के बाद एक निर्णय लिया। उसे वापस लाओ। ऋषि ने पूरे सप्ताहांत समीरा से मिलने नहीं गए और एक दुर्लभ शांति का आनंद लिया। सोमवार की सुबह समीरा अभी R&D विभाग में पहुंची थी जब गायत्री गुस्से में अंदर आई। उसने लुसिया का सामना सभी के सामने किया। लुसिया, मेरे ऑफिस आओ अभी। तुरंत R&D विभाग में सभी की नजरें लुसिया पर टिक गईं। गायत्री ने कभी भी लुसिया से इतनी कठोर आवाज में बात नहीं की थी, जिससे लुसिया हैरान और शर्मिंदा हो गई। गायत्री, क्या हुआ? गायत्री ने जवाब नहीं दिया और बस अपने ऑफिस की ओर चल दी। जब लुसिया ने अपने सहकर्मियों की जिज्ञासु नजरें महसूस की तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब उसकी नजरें समीरा से मिली तो उसका गुस्सा और भी भड़क गया। वह निश्चित थी कि समीरा उसे बेवकूफ बनते हुए देखने का इंतजार कर रही थी। अपने गुस्से को दबाते हुए उसने अपने होंठ काटे और गायत्री के पीछे ऑफिस में चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गायत्री ने उसके सामने की मेज पर एक दस्तावेज फेंका। इसे देखो।
उसकी आवाज में निराशा थी और उसकी नजरें लुसिया पर असंतोष से भरी थीं। भ्रमित, लुसिया ने दस्तावेज उठाया और उसे पढ़ने लगी। हर पृष्ठ के साथ उसका चेहरा और भी पीला होता गया और उसके हाथ कांपने लगे। यह कैसे हुआ? लुसिया के दोषी चेहरे को देखकर गायत्री की आवाज और भी ठंडी हो गई। मैंने सोचा था कि तुम अपने काम में बहुत सावधान हो। क्या तुम समझती हो कि तुमने क्या किया है? प्रयोगात्मक डेटा के साथ छेड़छाड़। क्या तुम जानती हो कि... गायत्री, मुझे पता है कि मैं गलत थी। मैं बस चाहती थी कि हमारे डेटा बेहतर दिखें। गायत्री ने कड़वे हंसी में कहा, क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुमने केवल डेटा को बेहतर दिखाने की कोशिश की थी? पहले बैच के प्रयोगशाला चूहों में विभिन्न जटिलताएं थीं, फिर भी तुमने इनमें से कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया। तुमने रिकॉर्ड को गलत बताया, यह कहते हुए कि... लुसिया गायत्री की ठंडी नजरों के सामने घबरा गई। वह इतनी सावधान थी, वह कैसे पकड़ी गई? अचानक उसे समैरा का ख्याल आया। रिपोर्ट में विवरण उस समय रेखा से मेल खाते थे जब से समैरा कंपनी में शामिल हुई थी। यह उसे ही करना था। समैरा केवल 1 सप्ताह से वहां थी और उसने पहले ही गलत डेटा को नोटिस कर लिया था। लुसिया ने अपने होंठों को मजबूती से काटा, गुस्से और नफरत से भरी हुई। वह चाहती थी कि वह वापस विभाग में जाए और समैरा को थप्पड़ मार दे, वह दुष्ट महिला। गायत्री, मुझे बहुत खेद है। हम इस दवा पर 1 साल से काम कर रहे हैं बिना किसी प्रगति के। मैं निराश हो गई और एक भयानक गलती कर दी। कृपया मुझे इस एक बार माफ कर दो। मैं कसम खाती हूँ कि ऐसा फिर नहीं होगा। गायत्री ने लुसिया को ठंडी नजरों से घूरा। लुसिया उसकी आंखों से मिल नहीं सकी और नीचे देखने लगी, और भी अधिक दोषी महसूस करते हुए। कुछ लंबे मिनटों की चुप्पी के बाद गायत्री ने अंततः कहा, मैंने यह पहले ही मुख्यालय को रिपोर्ट कर दिया है। मैं तुम्हारे पक्ष में बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अंतिम निर्णय मेरे हाथ में नहीं है। सालों से गायत्री ने लुसिया को मेहनती और जिम्मेदार माना था, लेकिन जब उसने डेटा की गलतफहमी को उजागर करने वाली रिपोर्ट देखी तो उसने लुसिया के प्रति सभी सम्मान खो दिए और उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। लुसिया ने अविश्वास में देखा। गायत्री, तुम मेरे लिए इसे छुपा सकती थीं। तुमने इसे मुख्यालय को क्यों रिपोर्ट किया? क्या एक गलती मेरे द्वारा किए गए सभी मेहनत को मिटा देती है? उसने प्रयोगों पर अनगिनत रातें बिताई थीं, कभी कभी तो लैब में ही सो जाती थी। गायत्री केवल उसकी गलती पर ध्यान क्यों दे रही थी और उसकी मेहनत को क्यों नहीं मान रही थी? जब गायत्री ने देखा कि लुसिया में कोई असली पछतावा नहीं है, तो उसकी आवाज कठोर हो गई। तुम्हारी मेहनत वही है जिसके लिए तुम्हें भुगतान किया जाता है, विशेष रूप से जब जीवन रक्षक दवाओं के विकास की बात आती है। मैं प्रयोगों में असफलता को स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन मैं धोखाधड़ी को सहन नहीं करूंगी। कोई बहाना नहीं। लुसिया के लिए यह स्पष्ट था कि गायत्री उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं समझती हूँ। कंपनी जो भी निर्णय लेगी, मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। इसके साथ ही उसने मुड़कर वहां से चली गई। जैसे ही वह गायत्री के ऑफिस से बाहर निकली, वह अपने गुस्से को और नहीं रोक सकी। वह R&D विभाग में वापस दौड़ पड़ी। समैरा अपने काम में व्यस्त थी, कुछ दस्तावेजों को देख रही थी, जब उसे पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक थप्पड़ उसके चेहरे पर जोर से लगा। समैरा ने ऊपर देखा, उसकी नजरें लुसिया पर ठंडी थीं। अपने आप को रोकते हुए लुसिया ने समैरा की स्पष्ट, अडिग नजरों के नीचे एक डर की झलक महसूस की और स्वाभाविक रूप से पीछे हटना चाहा। लेकिन जब उसे याद आया कि समैरा ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी, तो उसका आत्मविश्वास लौट आया। यह थप्पड़ तुम्हारे खिलाफ साजिश करने के लिए एक सबक है। अगर तुम हिम्मत करोगी। लुसिया वाक्य पूरा कर पाती, उससे पहले ही समैरा ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे उतनी ही ताकत से थप्पड़ मारा। लुसिया स्टन रह गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर शांत समैरा पलटवार करेगी। जब तक वह अपनी सेंस वापस पाई, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें मेरी पिटाई करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने चिल्लाते हुए कहा। फिर से समैरा पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसका कलाई हवा में ही पकड़ लिया गया। उसने समैरा को घूरा, उसकी आंखें जल रही थीं। समैरा ने झुककर अपनी आवाज को इतना कम किया कि केवल वे दोनों ही सुन सकें। कहा, क्या तुम सच में चाहती हो कि हम यहाँ हंगामा करें और सबको पता चले कि तुमने डेटा के साथ छेड़छाड़ की? R&D विभाग में तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं जो बेहतरीन प्रोजेक्ट्स और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या तुम सोचती हो कि अगर दूसरों को पता चला तो वे चुप रहेंगे? लुसिया का चेहरा बदल गया। मुख्यालय से अंतिम निर्णय अभी तक नहीं आया था। अगर उसने अब हंगामा किया तो यह उसके लिए चीजें और खराब कर सकता था। अपने दांतों को भींचते हुए उसने कहा, तुम बस इंतजार करो। उसने अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में वहां से चली गई, सोचते हुए कि उसके पिता के कुछ उच्च अधिकारियों के साथ संबंध हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। लुसिया के जाने के बाद एक महिला सहकर्मी जो समैरा के साथ अच्छे संबंध में थी, उसके पास आई। समैरा, तुम्हारा चेहरा सूजा हुआ है। फ्रिज में कुछ बर्फ के पैक हैं। मुझे तुम्हारे लिए एक लाने दो ताकि सूजन कम हो सके। समैरा ने सिर हिलाया।
धन्यवाद, लेकिन मैं खुद ले जाऊंगी। तुम्हारा काम बाधित मत होने दो। वह जल्दी से ब्रेक रूम में गई, एक साफ तौलिया पाया और उसमें बर्फ का पैक लपेटकर उसे अपने सूजे गाल पर धीरे धीरे दबाने लगी। दर्द से उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। वह सोच रही थी कि सूजन कम होने में कितना समय लगेगा। वह अपनी सुंदरता की कद्र करती थी, कौन सी महिला नहीं करती। पश्चाताप में उसने सोचा कि उसे लुसिया को और भी जोर से मारना चाहिए था। दूसरी मंजिल के रेलिंग के पास प्रतीक, जिसने पूरे दृश्य को देखा था, ने टिप्पणी की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि समैरा इतनी मजबूत होगी, भले ही उसकी छवि शांत हो। देव ने बिना किसी भाव के देखा, लेकिन उसकी आंखों में रुचि की एक झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि उसकी भाभी वह नहीं थी जो उसने सोचा था। इस तरह से दुश्मनों का सामना करना हमेशा कार्यस्थल में फायदेमंद नहीं होता, लेकिन यह उसकी चिंता नहीं थी। चलो, उसने कहा। वे एक प्रयोग के प्रगति की जांच करने आए थे, लेकिन एक अप्रत्याशित नाटक देखने में लग गए। प्रतीक ने देव के साथ चलने की जल्दी की। श्री देव, क्या हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हुआ? देव ने उसे एक ठंडी नजर दी। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास हाल ही में बहुत फुर्सत है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास आज दोपहर में सॉर्टिंग के लिए बहुत सारी फाइलें हैं। प्रतीक ने जल्दी से अपना सिर झुकाया, चुपचाप अगले बार अपनी जिज्ञासा को काबू में रखने की कसम खाते हुए। जब समैरा ने लगभग 10 मिनट तक अपने गाल पर बर्फ लगाई तो जलन कम हो गई, इसलिए वह अपने डेस्क पर वापस लौट आई। जैसे ही वह बैठी, उसकी सहकर्मी साशा येट्स अपनी कुर्सी खिसकाकर उसके पास आई और फुसफुसाई, समैरा, सभी लोग तुम्हारे और लुसिया के बीच जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या हुआ? उसने अचानक तुम्हें क्यों मारा? समैरा नहीं चाहती थी कि चीजें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाएं। अगर उसने इसे बड़ा मुद्दा बनाया तो लुसिया की नौकरी जा सकती थी। यह देखते हुए कि लुसिया ने अभी अभी कंपनी में ज्वाइन किया था, उसे बाहर करना उसके सहकर्मियों को यह सोचने पर मजबूर कर सकता था कि वह। इसके अलावा, लुसिया की हालिया डेटा छेड़छाड़ के बावजूद उसने पिछले कुछ समय में कुछ मूल्यवान शोध किया था और कंपनी संभवतः इस मामले को निजी तौर पर संभालेगी। समैरा ने सिर हिलाया। यह कुछ नहीं है, बस कुछ व्यक्तिगत मुद्दे हैं। यह देखकर कि समैरा विस्तार से नहीं बताना चाहती, साशा ने और नहीं पूछा। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। लुसिया समझदार और सहज लग सकती है, लेकिन वह बदला लेती है। इसके बाद वह निश्चित रूप से तुम्हें निशाना बनाएगी। मैं समझती हूँ। समैरा जानती थी कि लुसिया बदला लेगी, लेकिन उसे चिंता नहीं थी। जब तक वह ईमानदारी से काम करती थी, उसे लुसिया की साजिशों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। इस बीच लुसिया ने अपने पिता को फोन किया। स्थिति समझाने के बाद हर्षल ने जवाब दिया, समझ गया। मैं एक कॉल करूंगा। लुसिया ने बेचैनी से इंतजार किया। भले ही उसे पाक फार्मास्यूटिकल्स छोड़ना पड़ा, यह डेटा छेड़छाड़ के कारण नहीं होना चाहिए था। शुक्र है, हर्षल ने जल्दी कार्रवाई की। उसने थोड़ी देर बाद वापस कॉल किया, उसे आश्वस्त करते हुए कि सब कुछ संभाल लिया गया है। चूंकि लुसिया के कार्यों ने महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचाया था, कंपनी केवल एक मामूली सजा देने का इरादा रखती थी, उसकी 1 महीने की सैलरी काटना और उसे एक मौखिक चेतावनी देना। काम के दिन के अंत के करीब गायत्री ने लुसिया को अपने ऑफिस में बुलाया ताकि मुख्यालय से समाधान पर चर्चा की जा सके। हालांकि लुसिया गायत्री से इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए नाराज थी, लेकिन उसे पता था कि अपने वरिष्ठ से टकराना समझदारी नहीं है। मैं समझती हूँ, मैं इसे एक सबक के रूप में लूंगी और सुनिश्चित करूंगी कि ऐसा फिर कभी न हो। गायत्री ने उदासीनता से जवाब दिया। अच्छा, यह मामला कंपनी द्वारा निजी तौर पर संभाला जा रहा है। अपनी सैलरी कटौती के बारे में बात मत फैलाना, नहीं तो कंपनी को और गंभीर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं समझती हूँ, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में जो मेरी रिपोर्ट की, कंपनी उनके बारे में क्या करने की योजना बना रही है। 1 महीने की सैलरी खोना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लुसिया इसे बिना चुनौती के नहीं छोड़ सकती थी। अगर उसे पीड़ित होना पड़ा तो समैरा को भी ऐसा ही करना चाहिए था। रिपोर्ट गुमनाम थी। यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि यह किसने किया, इसलिए यह मामला बंद है। इस पर मत सोचो। लुसिया ने अपने होंठ काटे। यह समैरा ही होनी चाहिए। रिपोर्ट में उल्लिखित प्रयोग वही हैं जो हमने तब से किए हैं जब से वह कंपनी में शामिल हुई। डेटा और समयरेखा पूरी तरह से मेल खाती है। गायत्री ने भौहें चिढ़ाई, स्पष्ट रूप से नाखुश। क्या तुम्हारे पास उस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत है? रिपोर्ट में सूचीबद्ध प्रयोगों का समय सबूत है। गायत्री की नजरें कठोर हो गईं। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी अपनी टीम का कोई सदस्य समैरा को फंसाने की कोशिश कर सकता है? वे सभी तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं और तुम्हारी डेटा छेड़छाड़ के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। कोई बात नहीं, वे मुझे धोखा नहीं देंगे। अगर तुम सोचती हो कि यह समैरा है तो मुझे सबूत दिखाओ। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो चुप रहो। कंपनी तुम्हारे प्रति पहले से ही उदार है, इसलिए अपनी किस्मत को मत आजमाओ। गायत्री की पैनी नजरों का सामना करते हुए लुसिया को लगा कि उसकी सभी साजिशें उजागर हो गई हैं।
उसने अपना सिर झुका लिया, थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करते हुए। मैं समझती हूँ, मैं अब काम पर वापस जाऊंगी। गायत्री ने जवाब नहीं दिया और पढ़ने के लिए एक फाइल उठाए। लुसिया जानती थी कि गायत्री स्पष्ट रूप से नाराज थी, इसलिए उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई। R&D विभाग में वापस आने पर उसने सबसे पहले समैरा की डेस्क की ओर बढ़ी। समैरा, किसी के पीछे गंदे खेल खेलना असली कौशल नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। आखिरकार तुम्हारे पास 3 महीने की प्रोबेशन अवधि है। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हें स्थायी पद नहीं मिलेगा। क्या तुम सहमत नहीं हो? समैरा ने लुसिया के घमंडी चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अपनी नजरें नीचे करके अपने दस्तावेज पढ़ने लगी। लुसिया और कुछ कहने से पहले उसके बगल में बैठी महिला ने चिल्लाया, हे, क्या तुम बहरी या गूंगी हो? क्या तुमने लुसिया को बात करते नहीं सुना? ओह मेबेल, इतनी कठोर मत बनो। मैं बस किसी को चेतावनी देना चाहती थी जो केवल दूसरों के पीछे चाले चलने की हिम्मत करता है, लुसिया ने बीच में ही कहा। मेबेल, ओ, नील ने हंसते हुए कहा, अगर कोई फिर से तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि वह R&D विभाग में नहीं रह सकेगा। समैरा ने भौहें चिढ़ाए। लुसिया और मेबेल की लगातार बातें इतनी परेशान करने वाली थी कि वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा ठंडा हो गया। लुसिया, गंदे खेल खेलने की टिप्पणी तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। अगर तुम सच में इतनी होशियार हो। लुसिया चौंकी, फिर उसने समैरा को जहर भरी नजरों से घूरा। बहुत अच्छा, हम इस पर देखेंगे। फिर उसने मेबेल को खींच लिया। आखिरकार फिर से शांति हो गई। समैरा ने सोचा कि वह अंततः अपने शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। कई कागजों में डूबी हुई उसने नोट्स लेना शुरू किया। उसे पता ही नहीं चला कि काम के घंटे कब खत्म हो गए। उसके फोन की घंटी ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया और उसने देखा कि शाम के 6 o'clock बज चुके हैं। जब उसने कॉलर आईडी पर ऋषि का नाम देखा तो वह हिचकिचा गई। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वह उसके अपार्टमेंट पर आ सकता था। एक आह भरते हुए उसने कॉल का जवाब दिया। वह उसे तब तक सामना नहीं करना चाहती थी जब तक कि उसके पास उसे संभालने के लिए साधन न हो। क्या हुआ? उसकी आवाज शायद बहुत ठंडी थी क्योंकि दूसरी ओर थोड़ी देर की चुप्पी थी। समैरा, मौसम ठंडा हो रहा है। कमला ने मुझे बताया कि तुमने अपने पतझड़ के कपड़े नहीं लाए। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। समैरा ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। तुम अब कहाँ हो? तुम्हारे ऑफिस के नीचे। मुझे 5 मिनट दो। उसने फोन काट दिया, जल्दी से अपना कंप्यूटर बंद किया, सामान पैक किया और बाहर निकल गई। जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर निकली उसने देखा कि कर्ब पर काली केन खड़ी है। ऋषि, जो ग्रे सूट में था, उसके खिलाफ झुक था। उसकी लंबी काया और हैंडसम चेहरे ने कई प्रशंसा भरी नजरें खींची। समैरा तेजी से उसके पास गई, उसका चेहरा उदासीन था। कपड़े कहाँ हैं? ऋषि की आंखें उसे देखकर खुशी से चमक उठीं, लेकिन उसका चेहरा जल्दी ही बदल गया। उसने उसके गाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे वह चौंकी। उसने तब तक पीछे नहीं हटाया जब तक कि उसका गर्म हाथ उसके चेहरे को नहीं छू लिया। ऋषि की नजरें गहरी और ठंडी हो गईं और उसने एक खतरनाक आभा का अनुभव किया। यह किसने किया? समैरा ने ऋषि की आंखों से निकलते गुस्से को अनदेखा करते हुए उदासीनता से नजरें फेर लीं। कोई नहीं, मैं ठोकर खाकर गिर गई। तुम गिरी और अपने चेहरे पर थप्पड़ मार लिया। समैरा ने अपनी नजरें नीचे झुकाईं और धीरे से बोली, यह मेरा मामला है। क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? ऋषि ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा, उसकी आवाज गंभीर थी। तुम मेरी पत्नी हो। किसी ने मेरी पत्नी को मारा और तुम सोचती हो कि मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें बताया कि यह मेरा मामला है और मैंने इसे संभाल लिया है। बस मुझे कपड़े दे दो। कुछ क्षणों की तनावपूर्ण चुप्पी के बाद ऋषि ने समैरा को और कुछ नहीं कहने दिया। मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो। कोई जरूरत नहीं, मेट्रो में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। ऋषि ने समैरा की आंखों में प्रतिरोध और ठंडी दूरी को देखकर में चिढ़ाए। समैरा, मैं तुमसे अभी माफी मांगने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी दयालुता को ठुकराओगी नहीं, वरना मैं यह नहीं कह सकता कि मैं क्या कर सकता हूं। समैरा की आंखों में एक तिरछी हंसी आई जब उसने उसके अंतिम शब्दों में छिपी धमकी को समझा। ऋषि, क्या तुम यही कहते हो कि अब मुझे मजबूर नहीं कर रहे? मैं सिर्फ तुम्हें घर छोड़ना चाहता हूं। यह तुम्हें मजबूर करना कैसे हुआ? उसकी आत्मा धार्मिकता को देखकर समैरा ने अपने होंठों को एक साथ दबा लिया। बहस करने के लिए बहुत थकी हुई। उसे पता था कि वह केवल अपने बिंदु पर अड़ा रहेगा। उसने जल्दी से सोचा, वह एक मुफ्त ड्राइवर का उपयोग कर सकती है और भीड़ भाड़ वाली मेट्रो से बच सकती है, इसलिए उसने जवाब दिया, ठीक है, फिर धन्यवाद। उसे सहमत होते देख ऋषि ने अंततः मुस्कुराया। ऋषि ने उसे घर छोड़ने के बाद और कपड़े ऊपर ले जाने में मदद करने के बाद कार छोड़ी। अपनी कार में वापस उसने इंजन नहीं शुरू किया, बल्कि अपनी सचिव को कॉल किया। मैं जानना चाहता हूं कि आज पाक फार्मास्यूटिकल्स में मेरी पत्नी को किसने मारा, आधे घंटे के भीतर।
ऋषि के जाने के बाद समेरा ने सूटकेस को अपने बेडरूम में खींचा और अनपैकिंग शुरू की। इसमें ज्यादातर लंबी आस्तीन और पतझड़ के कोट और पैंट थे, वह कपड़े जो उसने अक्सर पहने थे। जिन तरीके से वे मोड़े गए थे उससे यह स्पष्ट था कि ऋषि ने उन्हें खुद पैक किया था। एक पल के लिए उसने थोड़ी नरमी महसूस की, लेकिन उसकी बेवफाई को याद करते ही वह जल्दी से मिट गई। एक बार जब उसने अपने कपड़े व्यवस्थित कर लिए तो वह रसोई में रात का खाना बनाने गई। उसका वर्तमान जीवन, हालांकि एक गृहिणी की तुलना में बहुत व्यस्त था, संतोषजनक महसूस हो रहा था। उसे हर दिन ऋषि के लिए घर पर इंतजार करने की कोई इच्छा नहीं थी। इसके अलावा वे कभी वापस नहीं जा सकते थे। अध्याय 26। रात 10 बजे पुणे के एक बार के वीआईपी कमरे में ऋषि सोफे पर बैठा था। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, जबकि वह फर्श पर घुटने के बल बैठी महिला को देख रहा था। उसकी नजरें ठंडी और कठोर थीं। ऋषि की दबंग आभा को महसूस करते हुए लुसिया थरथराने लगी, उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। एम्स दीक्षित। ऋषि की आवाज सुनकर लुसिया जोर से कांपी। आज रात वह मेबेल के साथ बार में आई थी ताकि उसे नौकरी से निकाले जाने की खुशी मना सके। हालांकि कुछ पेय और नृत्य के बाद काले कपड़े पहने कई पुरुष अचानक उसे खींचकर वहां ले आए। जैसे ही उसने ऋषि को देखा, उसे तुरंत पता चला कि वह समेरा को पहले दिन मारे जाने के बारे में यहाँ है। मिस्टर ऋषि, मैं गलत थी, कृपया मुझे जाने दो। उसका आतंक और डेस्परेशन ऋषि को संतोष देता था। उसने एक भौं उठाए, तुमने आज मेरी पत्नी को कैसे मारा? अब उसी तरह से अपने आप को थप्पड़ मारो। जब मैं संतुष्ट हो जाऊं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह कैसा रहेगा? लुसिया ने अपने होंठ काटे, अपने डर को दबाने की कोशिश करते हुए। जैसे ही वह बोलने वाली थी, ऋषि ने उसके मन की बात पढ़ ली और कहा, एम्स दीक्षित, अगर तुम रिलक्टेंट हो तो कोई बात नहीं, बस जान लो कि दीक्षित पुणे में अब और नहीं रह सकेंगे। ऋषि के निस्वार्थ शब्दों ने लुसिया को ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक बर्फीले गर्त में गिर गई हो। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके पास इसे पूरा करने की शक्ति है और दीक्षित परिवार के पास इसका विरोध करने के लिए साधन नहीं थे। उसने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। जारी रखो। शुरुआत में लुसिया को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके गाल सुन्न हो गए और वह बस यांत्रिक रूप से वही क्रिया दोहरा रही थी। उसे नहीं पता था कि यह कितना समय हो गया है या उसने कितने थप्पड़ मारे हैं। जैसे ही लुसिया को लगा कि वह बेहोश हो जाएगी, ऋषि अंततः उठकर उसके पास आया। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह एक तुच्छ कीड़ा हो। एम्स दीक्षित, मुझे उम्मीद है कि तुम इस सबक को याद रखोगी। भविष्य में मेरी पत्नी से दूर रहना। अगली बार मैं इतना उदार नहीं रहूंगा। इसके साथ ही वह बिना किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए उसके पास से निकल गया। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड थे जो उसकी भागने की कोशिश को रोकने के लिए वहां थे। कमरा जल्द ही लुसिया के अलावा खाली हो गया। उसकी कसकर बंधी भावनाएं अंततः खुल गईं और उसने अपना चेहरा ढक लिया, बेतहाशा रोते हुए। उसने अपने जीवन में कभी इतनी अपमानजनक स्थिति का सामना नहीं किया था। समेरा, मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, लुसिया ने रिजेंटफुली सोचा। जब लुसिया घर पहुंची और आईने में अपने सूजे हुए चेहरे को देखा तो समेरा के प्रति उसकी नफरत और बढ़ गई। यह समेरा ही थी जिसने ऋषि को शिकायत की, यही कारण था कि वह आज रात उसे दोषी ठहराने आया। यह विचार लुसिया को गुस्से और जलन से भर देता था। मेहता परिवार दिवालिया हो गया था और अब दीक्षित परिवार के नीचे था। तो समेरा को ऋषि से शादी करने का मौका क्यों मिला जबकि वह एक अमीर वारिस को अपने पति के रूप में भी सुरक्षित नहीं कर सकी? उसने तय किया कि वह ऋषि से उच्च स्थिति वाले एक आदमी को ढूंढेगी और समेरा को अपने पैरों तले कुचल देगी। जब ऋषि बार से बाहर निकला तो उसे अपने अधीनस्थ से एक कॉल मिला। जो कुछ भी कहा गया उसने उसके चेहरे को काफी गहरा कर दिया और उसने सीधे निम्मी के पास जाने से पहले फोन काट दिया। निम्मी लिविंग रूम में इंतजार कर रही थी। ऋषि के चेहरे पर गुस्से को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बच्चे को रखने का फैसला किया है। ऋषि का चेहरा पीला पड़ गया। माँ, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर दूसरों को पता चला तो तुम जानती हो कि इसके परिणाम क्या होंगे। डॉक्टर ने कहा कि गर्भपात माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा अगर तुम लापरवाह नहीं होती तो यह बच्चा नहीं होता। उसे बच्चा होने दो और मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम इसे कैसे संभालने की योजना बना रही हो? हम इसे एक कदम एक बार में लेंगे। इसके अलावा तुम और समेरा सालों से शादीशुदा हो और वह अभी तक गर्भवती नहीं हुई है। कौन जानता है कि क्या वह बच्चों को जन्म दे सकती है? अगर वह नहीं कर सकती तो नेत्रा का बच्चा उसके द्वारा पाला जा सकता है। ऋषि चुप हो गया। वह और समेरा अक्सर करीब रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर सुरक्षा का उपयोग नहीं किया। फिर भी कई महीनों की कोशिशों के बाद भी उनके पास बच्चे नहीं थे। निम्मी का सुझाव उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसकी चुप्पी देखकर निम्मी ने आगे कहा, यह तय है।
तुम्हारे पिता और देव गोयनका समूह का नियंत्रण नहीं ले सकते। बूढ़ा आदमी तुम्हें एक महिला के लिए बाहर नहीं करेगा। ऋषि ने में चिढ़ाए, माँ, क्या तुमने चाचा देव के बारे में भूल गई हो? अगर देव वापस आकर गोयनका समूह का उत्तराधिकारी बनना चाहता था तो ऋषि के वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। निम्मी ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, उसके पास तुम्हारे खिलाफ कोई मौका नहीं है। ऋषि ने महसूस किया कि निम्मी के शब्दों में और भी कुछ है। वह और पूछने ही वाला था कि तभी एक नौकरानी आधे नशे में हितेश गोयनका को लिविंग रूम में लाने लगी। ऋषि ने हितेश को देखकर में चिढ़ाई और बस कहा, माँ, मैं अब जा रहा हूँ। इसके साथ ही उसने हितेश के पास से निकलकर बाहर जाने का रास्ता लिया। हितेश ने में चिढ़ाई लेकिन कुछ नहीं कहा। विला में वापस आकर ऋषि ने अपने सचिव माइकल पाकिन को फोन किया और उसे नेत्रा के नाम पर एक हवेली खरीदने का निर्देश दिया। माइकल ने आश्चर्य से कहा, मिस्टर ऋषि, अगर मिसेस गोयनका को पता चला, सावधान रहो, किसी को मत बताना, खासकर समेरा को। अगर समेरा को पता चला कि नेत्रा बच्चे को रख रही है तो वह तलाक के लिए और भी अधिक दृढ़ हो जाएगी। इस बारे में सोचते हुए ऋषि को चिंता महसूस हुई। ठीक है, मैं समझ गया। फोन खत्म करते हुए माइकल ने हल्की साई भरी। यह समेरा को दूर करने के समान था। ऋषि का अफेयर पहले से ही अक्षम्य था, अब एक महिला को बाहर रखना उनके विवाह की कब्र खोदने के समान था। माइकल जानता था कि वह सिर्फ एक सचिव है और ऋषि के आदेशों का पालन करना होगा। अगले कुछ दिनों में लुसिया ने छुट्टी ली और काम पर नहीं आई। समेरा ने औपचारिक रूप से प्रयोगशाला में प्रवेश किया ताकि दवाओं का विकास शुरू कर सके। उसने सोचा कि जीवन शांति से चलता रहेगा, लेकिन निम्मी शुक्रवार की रात उसे मिलने आई। वे समेरा की कंपनी के पास एक रेस्तरां में मिले। जैसे ही वे बैठे, निम्मी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बाहर चली गई हो क्योंकि ऋषि के पास एक और महिला है। समेरा ने मेन्यू को पलटते हुए रुक गई और निम्मी की ओर देखा। निम्मी की नाराजगी देखकर समेरा ने मेन्यू बंद कर दिया और शांत स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी नज़र में यह सिर्फ एक तुच्छ मामला है। बिल्कुल, अगर ऋषि तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या तुम सोचती हो कि तुम अपने बैकग्राउंड के साथ गोयनका परिवार में शादी कर सकती? गोयनका समूह के भविष्य के निर्णय लेने वाले की पत्नी के रूप में अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकती तो तुम ऋषि को केवल पीछे खींचोगी। समेरा ने निम्मी की आत्मा धार्मिकता पर हंसते हुए कहा। जब समेरा और ऋषि ठीक थे तब वह निम्मी के साथ बहस नहीं करती थी, भले ही बाद वाली ऐसी बातें कहती जो उसे पसंद नहीं थी, ऋषि की मां होने के नाते उसका सम्मान करते हुए। लेकिन अब वह इसे और सहन नहीं करना चाहती थी। ऐसा लगता है कि तुम्हें युवा होने पर बहुत अनुभव मिला है, गिवन योर टॉलरेंस। कहा जाता था कि जब हितेश युवा थे तो उनके कई प्रशंसक थे और उनका महिला प्रेमी होने का नाम पुणे के उच्च वर्ग में फैल गया था। इस प्रतिष्ठा के कारण रिचर्ड ने उन्हें इस समूह के उत्तराधिकारियों की सूची से हटा दिया और ऋषि को प्रशिक्षित करना शुरू किया। निम्मी ने भौहें चिढ़ाई, उसकी आंखों में घृणा स्पष्ट थी। क्या यह तुम्हारा रवैया है जब तुम अपने बड़ों से बात करती हो? तुम्हारी परवरिश वास्तव में अद्भुत है। समेरा ने निस्वार्थता से खड़े होकर कहा, मुझे तुम्हारी परवरिश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास समय है तो अपने बेटे पर नजर रखना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मैं सच में नहीं समझती कि किस तरह का परिवार एक विवाहित आदमी को बड़ा करता है जो अफेयर करता है। उसकी आवाज में मजाक ने निम्मी को गुस्सा दिला दिया। उसने समेरा के सामने रखे पानी का गिलास उठाया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। समेरा इससे बचना चाहती थी लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी उसके चेहरे पर छिटक गया और उसके बालों और कोट का एक किनारा तुरंत भिगो गया। उसने में चिढ़ाई कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ टिश्यू दिए गए। यहाँ अपने आप को पहुंचो। समेरा ने देखा कि देव उसे टिश्यू दे रहा है, जिससे वह हैरान रह गई। उसने उन्हें लिया और धन्यवाद कहा। निम्मी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह वहां देव से टकराएगी, खासकर जब वह अपनी बहू पर पानी फेंकते हुए देख रही थी। उसे एक क्षण के लिए शर्मिंदगी का अनुभव हुआ। देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निम्मी का चेहरा गहरा गया। मैं बस अपनी इनएक्सपीरियंस बहू को एक सबक सिखा रही हूँ। मुझे खेद है कि तुम्हें यह देखना पड़ा। मैं बस एक ग्राहक के साथ भोजन के लिए आया था। मैंने इस तरह का तमाशा देखने की उम्मीद नहीं की थी। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई गर्मी नहीं थी। मेरे अधीनस्थों ने मुझे पहले ही सूचित किया था कि तुम उस बच्चे को रखने का इरादा रखती हो जो ऋषि के बाहर है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने मूर्ख होगी। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी दयालुता को अधिक आंका। आखिरकार तुम्हारे बेटे ने पहले धोखा दिया, फिर तुम अपनी बहू पर पानी फेंकती हो। ऐसी अजीब सास वास्तव में दुर्लभ है। देव के हर शब्द के साथ निम्मी का चेहरा और भी गहरा होता गया। अंत में वह बर्फ की तरह ठंडा हो गया। देव, यह एक पारिवारिक मामला है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में तुम्हें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देव ने अपनी भौहें चिढ़ाई। मैं हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन क्या तुम नहीं सोचती कि एक युवा लड़की को इस तरह से परेशान करना बहुत ज्यादा है?
निम्मी केवल इतनी हिम्मत कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि मेहता परिवार दिवालिया हो चुका है। भले ही वह समेरा के साथ कठोर व्यवहार करे, वे उसके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। निम्मी ने गुस्से में अपने दांतों को भींचा। बहुत ज्यादा, सिर्फ इसलिए कि ऋषि के पास एक और महिला है, वह बवाल मचाती है, बाहर चली जाती है और तलाक की बात करती है। असल में कौन ज्यादा कर रहा है? क्या ऋषि पहले से ही अफेयर के लिए दोषी नहीं है? गलती तो गोयनका परिवार की है, समेरा की नहीं। अगर तुम इसे नहीं देख सकती तो मुझे नहीं लगता कि ऋषि को गोयनका समूह में काम करना जारी रखना चाहिए। निम्मी का चेहरा पीला पड़ गया, वह बेतहाशा कांपने लगी। देव, तुम किसके पक्ष में हो? किसी के पक्ष में नहीं। मैं बस तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा गोयनका समूह का उत्तराधिकारी बने तो तुम्हें एक दयालु व्यक्ति बनना चाहिए। देव की ठंडी नजरों के नीचे निम्मी ने गहरी सांस ली, अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। मिस्टर देव, धन्यवाद आज के लिए। देव ने समेरा की ओर देखा। उसने उसके गीले कपड़ों पर एक त्वरित नजर डाली जो उसके सीने से चिपके हुए थे, फिर उसने लापरवाही से अपनी नजरें हटा लीं। तुम मुझे मिस्टर देव नहीं कहती, यह मेरे लिए कम से कम करना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम अभी कैब पकड़ने की स्थिति में नहीं हो। इसके साथ ही वह मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। समेरा ने उसकी नजरों का पीछा किया और नीचे देखा। उसकी गीली सफेद शर्ट लगभग पारदर्शी हो गई थी, जिससे उसके क्लीवेज का एक लुभावना संकेत दिखाई दे रहा था। उसने अपने होंठ काटे और स्वाभाविक रूप से अपने आप को ढकने की कोशिश की, उसके गालों में लाली आ गई। गाड़ी में समेरा दरवाजे के खिलाफ बैठी अपनी उपस्थिति को कम करने की कोशिश कर रही थी। सौभाग्य से देव अपने दस्तावेजों में व्यस्त रहे, उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली, जिससे उसे आराम मिला। जब गाड़ी द फ्लेयर के प्रवेश द्वार पर रुकी तो समेरा बाहर निकलने के लिए तैयार हुई, जब देव ने अचानक कहा, अगर तुम ऋषि से तलाक लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक के वकीलों से मिलवा सकता हूँ। हालांकि ऋषि देव का भतीजा था, धोखा देना देव के लिए अक्षम्य था। इसके अलावा आज निम्मी ने सार्वजनिक रूप से समेरा के साथ जो व्यवहार किया, उससे यह स्पष्ट था कि उसे अपनी बहू की कोई परवाह नहीं थी। समेरा ने रुककर अपने अंगूठे से दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए उसे सफेद कर दिया। गाड़ी के अंदर कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई, फिर समेरा ने धीरे से कहा, धन्यवाद मिस्टर देव, जब मुझे जरूरत होगी मैं आपकी मदद के लिए आऊंगी। देव ने अपनी भौहें चिढ़ाई लेकिन आगे नहीं बढ़ा। ठीक है। जब समेरा गाड़ी से बाहर निकली और उसे आंखों से ओझल होते देखा तो वह अपने भवन में जाने के लिए मुड़ी। अचानक उसने देखा कि ऋषि प्रवेश द्वार पर खड़ा है, उसका चेहरा गहरे गुस्से से भरा हुआ है। समेरा की नजरें कठोर हो गईं, उसने उसे अनदेखा करते हुए उसके पास से गुजरने का नाटक किया। जब वह ऋषि के पास से गुजरी तो उसने उसका कलाई पकड़ लिया। समेरा, क्या यह मिस्टर देव था जिसने तुम्हें अभी छोड़ा? उसकी प्रश्नात्मक आवाज ने समेरा को असहज कर दिया। उसने ठंडे स्वर में उसके हाथ को झटक दिया। यह तुम्हारा मामला नहीं है। ऋषि ने उसके रास्ते को रोक लिया, कुछ कहने ही वाला था जब उसने उसकी आंशिक रूप से गीली शर्ट को देखा। उसका चेहरा और भी गहरा हो गया। तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ? जब ऋषि ने सोचा कि समेरा देव के साथ उसी गाड़ी में थी तो उसकी आंखों में असहज दुश्मनी चमक उठी। वह केवल उसकी थी और वह कभी भी किसी और आदमी को उसे छूने की अनुमति नहीं देगा। समेरा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इसके बारे में अपनी माँ से पूछना चाहिए। ऋषि ने रुककर गुस्से से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? उससे पूछो और तुम जान जाओगी। समेरा ने संक्षेप में जवाब दिया, फिर बिना एक और शब्द कहे उसके पास से गुजर गई। ऋषि ने तुरंत निम्मी को कॉल किया। माँ, क्या तुमने आज समेरा से मिलने गई थी? निम्मी, जो रेस्तरां में देव के साथ अपनी मुठभेड़ से अभी भी परेशान थी, ने उसके सवाल पर व्यंग्य किया। क्या वह तुम्हें शिकायत करने गई? सच में, कितनी बेशर्मीली है। ऋषि की आंखों में गुस्सा चमका। माँ, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे और समेरा के मामलों में हस्तक्षेप मत करो। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अगर मैं तुम्हारे लिए यह नहीं करती तो क्या तुम सोचते हो कि मैं खुशी खुशी उससे मिलने जाती? वह तुम्हारे पास एक और महिला होने की बात पर बवाल मचा रही है। एक महिला को संभाल भी नहीं सकती। अगर दूसरों को पता चला तो वे तुम्हें मजाक समझेंगे। यह हमारा मामला है। अगर तुम बार बार समेरा के पास जाती रहोगी तो मैं अब पिताजी के मामलों की परवाह नहीं करूंगा। ऋषि ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और अचानक फोन काट दिया। उसने अपना फोन जेब में डाल लिया, स्पष्ट रूप से निराश। उसने अपने अफेयर को सुलझाया नहीं था और अब निम्मी समेरा के लिए परेशानी पैदा कर रही थी। अगर वह समेरा होती तो वह भी उसे माफ नहीं करती। कुछ समय तक नीचे खड़े रहने के बाद ऋषि अंततः ऊपर गया। उसने समेरा के अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले गहरी सांस ली। जल्द ही समेरा की उदासीन आवाज अंदर से आई, मैं आज तुम्हें नहीं देखना चाहती, कृपया जाओ। ऋषि के दिल में एक कड़वा एहसास उमड़ आया। समेरा, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ तुमसे मिली है।
मैंने उसे सिर्फ हमारे मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा था। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ। एक बार तुम्हें देख लूं, फिर मैं चली जाऊंगी। ठीक है। उसने लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनी। उसका दिल बैठ गया। उसे बहुत अच्छे से पता था कि समैरा आज रात उसके लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। कुछ समय तक दरवाजे के बाहर रुकने के बाद उसने मुड़कर जाने का फैसला किया। गाड़ी में ऋषि ने तुरंत माइकल को कॉल किया। जानकारी लो कि मेरी माँ ने आज मेरी पत्नी से क्या कहा। जैसे ही वह फोन काटने वाला था, उसे अचानक याद आया कि देव ने समैरा को पहले वापस लाया था। और यह भी पता करो कि देव मेरी पत्नी को कैसे जानता है। देव का स्वभाव विद्रोही था और वह अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करता था। जब वह खराब मूड में होता तो वह रिचर्ड और मैरी की भी मदद नहीं करता, अजनबियों को घर भेजने की तो बात ही छोड़ दो। ऋषि ने अपने फोन को नीचे रखते हुए स्टीयरिंग व्हील पर अपने अंगूठे से हल्का सा टैप किया। अगर एक बार देव का समैरा के साथ होना एक संयोग था, तो 2 बार लगातार होना संयोग नहीं हो सकता। इस बारे में सोचते हुए ऋषि ने उदास हो गया। वह समैरा के साथ 8 साल से था और उसे बहुत अच्छे से पता था कि वह उन महिलाओं में से एक है जिन्हें पुरुष सबसे अधिक पसंद करते हैं, निर्मल लेकिन आकर्षक, पुरुषों के लिए अनिवार्य। हालांकि उसने नेत्रा के साथ धोखा किया था, यह केवल एक क्षणिक नवीनता थी, न कि वास्तविक स्नेह। अगर देव ने उसकी पत्नी पर नजर डाली तो वह इसे आसानी से नहीं जाने देगा, भले ही देव उसका चाचा हो। माइकल ने तेजी से कार्रवाई की। जैसे ही ऋषि घर लौटा, एक वीडियो भेजा गया। उसने उस पर क्लिक किया और यह उस शाम रेस्तरां में निम्मी और समैरा के बीच की निगरानी फुटेज दिखा रहा था। जब ऋषि ने निम्मी के आत्मविश्वास से भरे व्यवहार और समैरा के प्रति उसकी अपमानजनक टिप्पणियों को देखा तो उसकी नजरें ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले फोन पर निम्मी से जो कहा था उसमें वह बहुत उदार था। उसे पता था कि निम्मी समैरा को पसंद नहीं करती। फिर भी उसने हमेशा यह मान लिया था कि भले ही वह संतुष्ट न हो, वह समैरा के साथ उचित व्यवहार करेगी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और आगे के रोमांचक एपिसोड्स के लिए RSVS चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए, वहां लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।